चैप्टर 2 एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। मेरी शिखर यात्रा मतलब ये बैचेंद्री पाल ये कह रही है, उसकी बायोग्राफी है, इसलिए ये मेरी शिखर यात्रा के नाम से ये Sir, Sikar is mountain. या शिखर इज माउंटेन। Okay. सो बैचेंद्री पाल जो कि एवरेस्ट पर चढ़ी थी, उनका शिखर यात्रा के बारे में यहाँ पर है। सो एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से चल दिया। 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से चल दिया। एवरेस्ट अभियान दल मतलब कि जो एवरेस्ट पर चढ़ने वाले थे वो दल मीन्स समूह, ग्रुप, 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू चल गया, क्योंकि एवरेस्ट तो काठमांडू जाना ही होगा क्योंकि नेपाल में है। तो काठमांडू उतर के वहाँ से फिर एवरेस्ट की तरफ जाएंगे। एक मजबूत अग्रिम दल बहुत पहले ही चला गया था, जिससे कि वह हमारे बेस कैंप पहुंचने से पहले दुर्गम हिमपात के रास्ते को साफ कर सके। तो इनके जाने के पहले एक मजबूत दल भी, एक और ग्रुप पहले चला गया था, जो कि इनके जाने के लिए वहां पहुंचकर जो हिमपात के रास्ते हैं उनको थोड़ा साफ सफाई कर दे। बेस कैंप के लिए वहां पहुंचने से पहले, बेस कैंप में जो नए दल जा रहे हैं उनके पहुंचने से पहले वहां के जो रास्ते हैं उसमें जो दुर्गम हिमपात लगे हुए हैं उनको साफ कर दे। नमचे बाजार शेरपा लैंड का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। ये ज्योग्राफिकल बता रहे हैं कि वहाँ पर क्या है, इस जगह का नाम है। अधिकांश शेरपा इसी स्थान तथा यहीं के आसपास के गांव के होते हैं। यह नमचे बाजार ही था जहाँ से मैंने सर्वप्रथम एवरेस्ट को निहारा, जो नेपालियों में सागर माथा के नाम से प्रसिद्ध है। सो ये जो एवरेस्ट है वहाँ पर सागर माथा के नाम से जाना जाता है। मुझे यह नाम अच्छा लगा। एवरेस्ट की तरफ गौर से देखते हुए मैंने एक भारी बर्फ का बड़ा फूल प्लूम देखा, जो पर्वत शिखर पर लहराता एक ध्वज सा लग रहा था। मुझे बताया गया कि यह दृश्य शिखर की ऊपरी सतह के आसपास 150 किलोमीटर अथवा इससे भी अधिक की गति से हवा चलने के कारण बनता है, क्योंकि तेज हवा से सूखा बर्फ पर्वत पर उड़ता रहता है। तेज हवा के चलने से बर्फ उड़ता रहता है, तो इसके वजह से एक लहराता हुआ ध्वज जैसा बर्फ पर्वत दिख रहा था। तो ये एक्चुअली बनता है जब तेज हवा चलती है और बर्फ के टुकड़े उसमें कटकर इधर उधर उड़ने लगते हैं, तब वो ध्वज जैसा दिखता है। बर्फ का यह ध्वज 10 किलोमीटर या इससे भी लंबा हो सकता था, और ये ध्वज जैसा जो दिख रहा था बर्फ, ये करीब करीब 10 किलोमीटर या इससे भी लंबा हो सकता था। शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिण पूर्वी पहाड़ी पर इन तूफानों को झेलना पड़ता था, विशेषकर खराब मौसम में। और जो पर्वत पर चढ़ते हैं उनको इन तेज़ हवाओं का माने तूफान का सामना करना पड़ता था, और जब खराब मौसम होती थी तब तो बिल्कुल ही तेज़ हवा चलती थी उधर, तो इसको झेलना पड़ता था, इसको क्रॉस करके ही जाना पड़ता था। यह मुझे डराने के लिए काफ़ी था, फिर भी मैं एवरेस्ट के प्रति विचित्र रूप से आकर्षित थी और इसकी कठिनतम चुनौतियों का सामना करना चाहती थी। फिर भी लेखिका कहती है कि इससे तो थोड़ा डर तो लगा, लेकिन इसमें डरने के लिए काफ़ी था, डरने के लिए ये रीज़न था सफिशेंट। लेकिन फिर भी जो एवरेस्ट पर चढ़ने का उनकी जो रुचि थी या एवरेस्ट के प्रति उनकी जो आकर्षण था, तो वो इनके चुनौतियों को सामना करने के लिए वो रेडी थी। तो इन सभी चुनौतियों के लिए वो सामना करने के लिए रेडी थी। जब हम 26 मार्च को पेरिस पहुँचे, हमें हिमस्खलन के कारण हुई एक शेरपा कोली की मृत्यु का दुखद समाचार मिला। खुम्बू हिमपात पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते के बाईं तरफ सीधी पहाड़ी के घसकने से लहोत्से की ओर से एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान नीचे खिसक आई थी। 16 शेरपा कुलियों के दल में से एक की मृत्यु हो गई और 4 घायल हो गए थे। एक्चुअली वहाँ बर्फ खिसक गया था, और जिसके कारण जो एक बड़े बर्फ़ का गोला या चट्टान बोल सकते हैं, बर्फ़ का चट्टान नीचे की तरफ गिरी थी, जिसमें एक शेरपा की मौत हो गई थी और बाकी 4 घायल हो गए थे। इस समाचार के कारण अभियान दल के सदस्यों के चेहरे पर छाए अवसाद को देखकर हमारे नेता कर्नल खुल्लड़ ने स्पष्ट किया कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी भी
तो मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करनी चाहिए, क्योंकि ये तो जोखिम भरा चीज़ है ही। अगर इसमें आगे बढ़ना है तो मैंने जान हथेली पर रख के ही चलना होगा, आगे बढ़ना होगा। तो उनके जो नेता थे कर्नल कुल्लर, वो इनको नेता इन द सेंस लीडर, जो इनको लेकर लीड कर रहे थे, तो वो उनको हौसला बढ़ा रहे थे कि ये सब चीज़ तो है ही, मगर आगे बढ़ना है तो ये सब चीज़ को जानकर हिम्मत के साथ आगे बढ़ना होगा। उपनेता प्रेमचंद, जो अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे, 26 मार्च को पेरिस लौट आए। उन्होंने हमारी पहली बड़ी बाधा खुम्बू हिमपात की स्थिति में हमें अवगत कराया। उन्होंने कहा कि उनके दल ने कैंप ए 6000 मीटर, जो हिमपात के ठीक ऊपर है, वहां तक का रास्ता साफ कर दिया है। उन्होंने यह भी बताया कि पुल बनाकर, रस्सियां बांधकर तथा झंडियों से रास्ता चिन्हित कर सभी बड़ी कठिनाइयों का जायज़ा ले लिया गया है। उन्होंने इस पर भी ध्यान दिलाया कि ग्लेशियर बर्फ़ की नदी है और बर्फ़ का गिरना अभी जारी है। हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण अभी तक के किए गए सभी काम व्यर्थ हो सकते हैं और हमें रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़ सकता है। मतलब कि कुछ खतरा अभी भी है। हिमपात के अनियमित माने अनिश्चित सिचुएशन है कि कभी भी वो हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो फिर से जो रास्ता खोले गया है, जो बनाया गया है, वो फिर से वो रास्ता बनाने का काम करना पड़ सकता है। बेस कैंप में पहुंचने से पहले हमें एक और मृत्यु की खबर मिली, और बेस कैंप में पहुंचने के पहले जो ग्रुप जा रही थी उनको एक और की मृत्यु की खबर मिली। जलवायु अनुकूल न होने के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई थी। उन्हें फेवरेबल कंडीशंस नहीं होने के कारण, जलवायु के क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छे नहीं थे, इसके कारण एक रसोई का, कुक का मृत्यु हो गई थी। निश्चित रूप से हम आशाजनक स्थिति में नहीं चल रहे थे, उन्हें कुछ भी फेवरेबल नहीं दिख रहा था, मगर जाना है तो हिम्मत करके ही जाना है, जैसा उनके नेता ने नेतृत्व किया। एवरेस्ट शिखर का मैंने पहले 2 बार देखा था। एवरेस्ट शिखर को मैंने पहले 2 बार देखा था, लेकिन एक दूरी से। बेस कैंप पहुंचने पर दूसरे दिन मैंने एवरेस्ट पर्वत तथा इसकी अन्य श्रेणियों को देखा। मैं भौचक्की होकर खड़ी रह गई और एवरेस्ट लहोत्से और नुत्से की ऊंचाइयों से घिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी को निहारती रही। मैंने बर्फ़ की नदी भी जो धीरे धीरे पिघल के नीचे गिरती है, उसको देखकर बैचेंद्रीपाल उसको निहारती रही। हिमपात अपने आप में एक तरह से बर्फ़ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही था। मैंने जिस तरह से बर्फ़ के टुकड़े जमे हुए थे, उसका इरेगुलर वे में गिरना तय ही था। मैंने किसी भी तरफ वो किसी भी टाइम में गिर सकता था। हमें बताया गया था कि ग्लेशियर के बहाने से अक्सर बर्फ़ में हलचल हो जाती थी, और ग्लेशियर के बहाने मैंने ग्लेशियर धीरे धीरे खिसकता है या पिघलता है, तो उसके बहाने से बर्फ़ में भी थोड़ी थोड़ी हलचल हो जाती है, जिससे बड़ी बड़ी बर्फ़ की चट्टानें तत्काल गिर जाया करती थी और अन्य कारणों से भी अचानक प्रायः खतरनाक स्थिति धारण कर लेती थी, और किसी अन्य कंडीशंस में भी, किसी अन्य रीज़न से भी वो अपनी जगह से घसक के नीचे गिर जाते थे। ग्लेशियर एक रीज़न था, दूसरा आंधी तूफान हो सकता है, और कुछ और भी रीज़न हो सकते हैं जिससे बर्फ़ नीचे की तरफ गिर सकती थी। सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार और इस दरार का गहरे चौड़े हिम विदर में बदल जाने का मात्र ख्याल ही बहुत डरावना था। मैंने हल्का सा दरार भी अगर बर्फ़ पे पड़ जाए तो बहुत ही डरावना दिखता था। इससे भी ज़्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि हमारे संपूर्ण प्रवास के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों और कुलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा। तो इसमें और एक चीज़ है कि इससे भी ज़्यादा खतरनाक क्या थी, कि ये जानकारी थी कि हमारे संपूर्ण प्रयास के दौरान पूरा मैक्सिमम ये लोग अपना ऑल द बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और मतलब बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इसमें संपूर्ण प्रवास के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों और कुलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा। हिमपात जो है ये वहाँ पर मतलब गिरता रहेगा और इतने लोगों को ये मतलब छूता रहेगा का मतलब है यहाँ पर कि इनको प्रभावित करता रहेगा। दूसरे दिन नए आने वाले अपने अधिकांश सामान को हम हिमपात के आधे रास्ते तक ले गए। डॉक्टर मीनू मेहता ने हमें
एल्यूमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों का बनाया। लट्टों और रस्सियों का उपयोग बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना और हमारे अग्रिम दल के अभियांत्रिकी कार्यों के बारे में हमें विस्तृत जानकारी दी। तो जो दूसरे दिन जो आने वाले अपने अधिकांश सामान को हम हिमपात के आधे रास्ते तक ले गए, उन्होंने अपना सामान आधे रास्ते तक ले गए, मैक्सिमम सामान, पूरा नहीं, जो भी ले जाने का के लिए था उसको अधिकतम मैक्सिमम लेकर गए। डॉक्टर मीनू मेहता ने हमें एल्युमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुल का बनाना, एल्युमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुल बने, नॉट परमानेंट बट टेम्पररी पुल को बनाना और लट्ठों रस्सियों का उपयोग करके बर्फ़ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना और हमारे अग्रिम दल को अभियांत्रिक कार्यों के बारे में हमें विस्तृत जानकारी थी। मैंने ये सब जानकारी उनको दे दिया गया था कि किस तरह से आगे बढ़ना है, एल्युमिनियम का सीढ़ी को कैसे यूज़ करना है, फिर बर्फ़ में रस्सी को कैसे बांधना है। तो इस तरह से आगे बढ़ने के लिए इनको बताया गया था, जानकारी दी गई थी। फिर तीसरा दिन हिमपात के कैंप एक तक सामान ढोकर चढ़ाई का अभ्यास करने के लिए निश्चित था। और तीसरा दिन इनको सामान ढोकर कैंप 1 तक जाना निश्चित था। तो वहाँ तक वो लोग गए थे। रीता गोम्बू तथा मैं साथ साथ चढ़ रहे थे। हमारे पास एक वाकी टाकी था जिससे हम अपने हर कदम की जानकारी बेस कैंप पर दे रहे थे। कर्नल खुल्लर उस समय खुश हुए जब हमने उन्हें अपने पहुंचने की सूचना दी, क्योंकि कैंप 1 पर पहुंचने वाली केवल हम 2 ही महिलाएं थीं। सिर्फ 2 महिलाएं ही थीं कैंप 1 तक पहुंचने में। अंगदोर जी, लोपसांग और गगन बिस्सा अंततः साउथ कोल पहुंच गए और 29 अप्रैल को 7900 मीटर 7900 मीटर पर पहुंचने पर उन्होंने कैंप 4 लगाया। तो ये लोग नाम है, साउथ कोल पहुंच गए, साउथ कोल वो लोग पहुंच गए और 29 अप्रैल को 7900 उन्हें 7900 मीटर पर उन्होंने कैंप 4 लगाया, कैंप 4 लगाया। यह संतोषजनक प्रगति थी। कैंप 1 से कैंप 4 तक जाना इनके लिए सेटिस्फैक्ट्री प्रोग्रेस था। जब अप्रैल में मैं बेस कैंप में थी, तेनजिंग अपनी सबसे छोटी सुपुत्री डेकी के साथ हमारे पास आए थे। उन्होंने इस बात पर विशेष महत्व दिया कि दल के प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक शेरपा कुली से बातचीत की जाए। जब मेरी बारी आई, मैंने अपना परिचय यह कहकर दिया कि मैं बिल्कुल ही नौसिखिया हूँ और एवरेस्ट मेरा पहला अभियान है। तेनजिंग हंसे और मुझसे कहा कि एवरेस्ट उनके लिए भी पहला अभियान है, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि शिखर पर पहुंचने से पहले उन्होंने 7 बार एवरेस्ट पर जाना पड़ा था। पर अपना हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए उन्होंने कहा, तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो। उन्हें उनका हौसला बढ़ाया कि तुम एक अच्छी पर्वतीय लड़की लगती हो, मैंने पहाड़ी लड़की लगती हो, इसलिए इस पर तुम चढ़ सकती हो। ये कहने का मतलब तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। तो हौसला बढ़ाया जा रहा है कि तुम्हें तो शिखर पर पहले ही ट्राई में पहुंच जाना चाहिए, पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। 15-16 मई 1984 15-16 मई 1984 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन मैं लाहौत्से की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए गए सुंदर रंगीन नाइलान के बने तंबू के कैंप 3 में थी। कैंप में 10 और व्यक्ति थे। लोपसांग तशारिंग मेरे तंबू में थे। ND शेरपा तथा और 8 अन्य शरीर से मजबूत और ऊंचाइयों में रहने वाले शेरपा दूसरे तंबुओं में थे। मैं गहरी नींद में सोई हुई थी कि रात में 12:30 बजे 12:30 बजे के लगभग मेरे सिर के पिछले हिस्से में किसी एक सख्त चीज़ के टकराने से मेरी नींद अचानक खुल गई और साथ ही एक ज़ोरदार धमाका भी हुआ। तभी मुझे महसूस हुआ कि एक ठंडी बहुत भारी कोई चीज़ मेरे शरीर पर से मुझे कुचलती हुई चल रही है। मुझे सांस लेने में भी कठिनाई हो रही थी। यह क्या हो गया था? एक लंबा बर्फ का पिंड हमारे कैंप के ठीक ऊपर लाहौत्से ग्लेशियर से टूटकर नीचे आ गिरा था और उसका विशाल हिमपुंज बना गया था। हिमखंडों, बर्फ के टुकड़ों तथा
जमी हुई बर्फ के इस विशालकाय पुंज ने एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की तेज गति और भीषण गर्जना के साथ सीधी ढलान से नीचे आते हुए हमारे कैंप को तहस नहस कर दिया। एक बर्फ का बड़ा सा चट्टान नीचे गिरकर इनके कैंप को तहस नहस कर दिया। वास्तव में हर व्यक्ति को चोट लगी थी। यह एक आश्चर्य था कि किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। तो चोट तो वास्तव में सभी को लगी थी, मगर किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। लोब्सांग अपनी स्विस छुरी की मदद से हमारे तंबू का रास्ता साफ करने में सफल हो गए थे और तुरंत ही अत्यंत तेजी से मुझे बचाने की कोशिश में लग गए। Sir, what is a Swiss? Swiss छुरी is a knife, kind of knife. Swiss knife. Swiss knife. छुरी is knife. So the knife can be folded and can be kept safely in pocket. So those are Swiss knife. थोड़ी सी भी देर का सीधा अर्थ था मृत्यु। बड़े बड़े हिमपिंडों को मुश्किल से हटाते हुए उन्होंने मेरे चारों तरफ की कड़े जमे बर्फ की खुदाई की और मुझे उस बर्फ की कब्र से निकाल बाहर खींच लाने में सफल हो गए। एक्चुअली ये दब गई थी बर्फ के नीचे, जो बड़ा सा चट्टान था उसके नीचे वो दबी हुई थी, इसीलिए उसे ठंड भी लग रही थी और धीरे धीरे वो खिसक रहा था बर्फ भी। मगर इनके जो टीम के लोग थे उन्होंने वहाँ पर बर्फ खोदकर इनको सफलपूर्वक निकाला, बाहर निकाल लिया। सुबह तक सारे सुरक्षा दल आ गए थे और 16 मई को प्रातः 8 बजे तक हम प्रायः सभी कैंप 2 पर पहुंच गए थे। तो कैंप 2 पर वो पहुंच गए थे सुबह 8 बजे। जिस शेरपा की टांग की हड्डी टूट गई थी उसे एक खुद के बनाए स्ट्रेचर पर लिटा कर नीचे लाए। तो जिसकी एक टांग टूट गई थी, टांग की हड्डी टूट गई थी, उसको स्ट्रेचर खुद के बने मैन मेड टेम्प्रेरी स्ट्रेचर पर लिटाकर नीचे लाए थे। हमारे नेता कर्नल खुल्लर के शब्दों में यह इतनी ऊंचाई पर सुरक्षा कार्य का एक ज़बरदस्त साहसिक कार्य था और यह सुरक्षा कार्य का एक बहुत ही साहसी कार्य था कि अपना ही स्ट्रेचर बनाकर जो घायल एक शेरपा थे उनको वो लोग अपने स्ट्रेचर पर ही लेकर नीचे आ गए। सभी 9 पुरुष सदस्यों को चोटों अथवा टूटी हड्डियों आदि के कारण बेस कैंप में भेजना पड़ा। तभी कर्नल खुल्लर मेरी तरफ मुड़कर कहने लगे, क्या तुम भयभीत थी? जी हाँ। क्या तुम वापस जाना चाहती हो? क्या तुम वापस जाना चाहोगी? नहीं, मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। वो भयभीत थी मगर वापस जाना नहीं चाहती थी। जैसे ही मैं साउथ कोल कैंप पहुंची, मैंने अगले दिन की अपनी महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी। मैंने खाना, कुकिंग गैस तथा कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए। जब दोपहर 1:30 बजे बिस्सा आया, उसने मुझे चाय के लिए पानी गरम करते देखा कि जय और मीनू अभी बहुत पीछे थे। ये 3 लोग अभी पीछे थे। मैं चिंतित थी क्योंकि मुझे अगले दिन उनके साथ ही चढ़ाई करनी थी। वे धीरे धीरे आ रहे थे क्योंकि वे भारी बोझ लेकर और बिना ऑक्सीजन के चल रहे थे। 3 लोग जो आ रहे थे वो धीरे धीरे आ रहे थे, भारी बोझ और ऑक्सीजन लेकर आ रहे थे। दोपहर बाद मैंने अपने दल के दूसरे सदस्यों की मदद करने और अपने एक थर्मस को जूस से और दूसरे को गर्म चाय से भरने के लिए नीचे जाने का निश्चय किया। मैंने बर्फीली हवा में ही तंबू से बाहर कदम रखा। जैसे ही मैं कैंप क्षेत्र से बाहर आ रही थी, मेरी मुलाकात मीनू से हुई। की और जय अभी कुछ पीछे थे। जैसे ही वैजेंद्री पाल बाहर निकली कैंप से, तंबू से, तो इनकी मुलाकात हो गई मीनू से। की और जय अभी कुछ पीछे थे। मुझे जय जेनेवा स्पर की चोटी के ठीक नीचे मिला और जो जय है वो जेनेवा स्पर की चोटी के ठीक नीचे मिला। उसने कृतज्ञता पूर्वक चाय वगैरह पी, लेकिन मुझे और आगे जाने से रोकने की कोशिश की। उसने साथ में चाय पिया और लेकिन आगे जाने के लिए रोकना चाहा कि आगे खतरा हो सकता है, इस कारण से उनको रोकना चाहा। मगर मुझे की से भी मिलना था, मगर बचेंद्री पाल को की से भी मिलना था। थोड़ा सा और आगे नीचे उतरने पर मैंने की को देखा। वह मुझे देखकर हक्का बक्का रह गया। तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली बचेंद्री? अभी यहाँ पर नाम आ गया है कि बचेंद्री उनका नाम है कि इतना नीचे आने का तुम जोखिम कैसे ले ली?
मैंने उसे दृढ़तापूर्वक कहा, मैं भी औरों की तरह एक पर्वतारोही हूँ, इसलिए इस दल में आई हूँ। शारीरिक रूप से मैं ठीक हूँ, इसलिए मुझे अपने दल के सदस्यों की मदद क्यों नहीं करनी चाहिए। की हंसा और उसने पेय पदार्थ से प्यास बुझाई, लेकिन उसने मुझे अपना किट ले जाने नहीं दिया। थोड़ी देर बाद साउथ कोल कैंप से लहाटू और बिस्सा हमें मिलने नीचे उतर आए और हम सब साउथ कोल पर जैसे भी सुरक्षा और आराम की जगह उपलब्ध थी उस पर लौट आए। साउथ कोल पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध है। साउथ कोल बहुत ही कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध है। अगले दिन मैं सुबह 4 बजे उठ गई, बर्फ़ पिघलाया और चाय बनाई। वहाँ तो सब बर्फ़ जमा हुआ था तो उसको पिघला कर ही चाय बनाई जा सकती थी। कुछ बिस्कुट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता करने के बाद मैं लगभग 5:30 बजे अपने तंबू से निकल पड़ी। अंगदोरजी बाहर खड़ा था और कोई आसपास नहीं था। अंगदोरजी बिना ऑक्सीजन के ही चढ़ाई करने वाला था, लेकिन इसके कारण उसके पैर ठंडे पड़ जाते थे, इसलिए वह ऊंचाई पर लंबे समय तक खुले में और रात्रि में शिखर कैंप पर नहीं जाना चाहता था। इसलिए उसे या तो उसी दिन चोटी तक चढ़कर साउथ कोल पर वापस आ जाना था अथवा अपने प्रयास को छोड़ देना था, क्योंकि वह बिना ऑक्सीजन का चल रहा था। वह तुरंत ही चढ़ाई शुरू करना चाहता था और उसने मुझसे पूछा क्या मैं उसके साथ जाना चाहूँगी। एक ही दिन में साउथ कोल से चोटी तक जाना और वापस आना बहुत कठिन और श्रमसाध्य होगा। इसके अलावा यदि अंगदोरजी के पैर ठंडे पड़ गए तो उसके लौटकर आने का भी जोखिम था। अगर अंगदोरजी का पैर ठंडे पड़ गए माने जमने लग गया तो उसका वापस आने का भी एक जोखिम दिख रहा था, खतरा दिख रहा था। मुझे फिर भी अंगदोरजी पर विश्वास था और साथ साथ मैं आरोहण की क्षमता और कर्मठता के बारे में भी आश्वस्त थी। अन्य कोई भी व्यक्ति इस समय साथ चलने के लिए तैयार नहीं था और कोई तैयार नहीं था, तो इनको अंगदोरजी के साथ ही जाना था, वो भी बहुत सुबह में, ताकि एक बार जाकर शाम तक वापस आ जाए। सुबह 6:20 पर जब अंगदोरजी और मैं साउथ कोल से बाहर आ निकले तो दिन ऊपर चढ़ आया था। हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन ठंड भी बहुत अधिक थी। मैं अपने आरोही उपस्कर में काफ़ी सुरक्षित और गर्म थी। हमने बगैर रस्सी के ही चढ़ाई की। अंगदोरजी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए और मुझे भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। जमे हुए बर्फ़ की सीधी व ढलाऊ चट्टानें इतनी सख्त और भुरभुरी थी मानो शीशे की चादरें बिछी हों। हमें बर्फ़ काटने के फावड़े का इस्तेमाल करना ही पड़ा और मुझे इतनी सख्ती से फावड़ा चलाना पड़ा जिससे कि उस जमी हुई बर्फ़ की धरती को फावड़े के दांतें काट सके। तो इतनी तेज़ उनको चलाना था क्योंकि फावड़े जो हैं उनको बर्फ़ में लगाना था। मैंने उन खतरनाक स्थलों पर ही कदम अच्छी तरह सोच समझ कर उठाया। 2 घंटे से कम समय में ही हम शिखर कैंप पर पहुंच गए और 2 घंटे से कम समय में ही ये लोग शिखर कैंप पर पहुंच गए। अंगदोरजी के पीछे मुड़कर देखा। अंगदोरजी ने पीछे मुड़कर देखा और मुझसे कहा कि क्या मैं थक गई हूँ। मैंने जवाब दिया नहीं, जिससे सुनकर वे बहुत अधिक आश्चर्यचकित और आनंदित हुए। उन्होंने कहा कि पहले वाले दल ने शिखर कैंप पर पहुंचने में 4 घंटे लगाए थे और यदि हम इसी गति से चलते रहे तो हम शिखर पर दोपहर 1 बजे तक पहुंच जाएंगे। और अंगदोरजी ने कहा कि जो इसके पिछले वाले दल थी वो 4 घंटे लगाए थे शिखर तक पहुंचने में, शिखर कैंप तक पहुंचने में, और ये लोग अगर इसी रफ्तार से अगर चलेंगे जिस रफ्तार से ये लोग अभी तक आए हैं शिखर कैंप तक, तो यहाँ से बस 1 बजे तक दोपहर तक ये लोग शिखर पर पहुंच जाएंगे। लहाटू हमारे पीछे पीछे आ रहा था और जब हम दक्षिणी शिखर के नीचे आराम कर रहे थे वह हमारे पास पहुंच गया। थोड़ी थोड़ी चाय पीने के बाद हमने फिर चढ़ाई शुरू की। लहाटू एक नायलॉन की रस्सी लाया था, इसलिए अंगदोरजी और मैं रस्सी के सहारे चढ़े, जबकि लहाटू एक हाथ से रस्सी पकड़े हुए बीच में चला। उसने रस्सी अपनी सुरक्षा के बजाय हमारे संतुलन के लिए पकड़ी हुई थी। लहाटू ने ध्यान दिया कि मैं इन ऊंचाइयों के लिए
सामान्यतः आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से लेकर चढ़ रही थी। मेरे रेगुलेटर पर जैसे ही उसने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, मुझे महसूस हुआ कि सपाट और कठिन चढ़ाई भी अब आसान लग रही है, क्योंकि वो ऑक्सीजन जो पास हो रहा था सिलेंडर से उसका रेट कम था। जैसे ही रेट बढ़ाया तो इनको थोड़ा और एनर्जी मिला बैजेंद्री पाल को, और फिर इनको महसूस हुआ कि चढ़ाई और आसानी से हो रही है। दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी। उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके भुरभुरे बर्फ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे, जिससे दृश्यता शून्य तक आ गई थी। अनेक बार देखा कि केवल थोड़ी दूर के बाद कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है, ढलान एकदम सीधा नीचे चला गया है। मेरी सांस मानो रुक गई थी। मुझे विचार कौंधा कि सफलता बहुत नज़दीक है। 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी, और ये डेट है 23 मई 1984, 23 मई 1984, दोपहर का दिन 1:07 पर। जैसा इन्होंने अनुमान लगाया था 1 बजे तक पहुंचेंगे, तो 1:07 पर वो एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच गए थे, और बैजेंद्री पाल एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली मैं प्रथम भारतीय महिला थी। एवरेस्ट शंकु की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि 2 व्यक्ति साथ साथ खड़े हो सके। चारों तरफ हजारों मीटर लंबी लंबी ढलान, और देखते हुए हमारे सामने प्रश्न सुरक्षा का था, क्योंकि चोटी बहुत ही पीक था, तो 2 लोग वहाँ नहीं रुक सकते थे, और डाउन में बहुत ही स्टीप था, ढलान थी, और हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान थी। हमने पहले बर्फ़ के फावड़े से बर्फ़ की खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित रूप से स्थिर किया। जो फंसाने वाला फावड़ा होता है उसको फंसा के रस्सी के थ्रू अपने आप को थोड़ा सा स्टेबल किया। इसके बाद मैं अपने घुटनों के बल बैठी। बर्फ़ पर अपने माथे को लगाकर मैंने सागर माथे के ताज का चुंबन लिया। बिना उठे ही मैंने अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला। मैंने इनको अपने साथ लाए लाल कपड़े में लपेटा, छोटी सी पूजा अर्चना की और इसको बर्फ़ में दबा दिया। आनंद के इस क्षण में मुझे अपने माता पिता का ध्यान आया। जैसे मैं उठी, मैंने अपने हाथ जोड़े और मैं अपने रज्जू नेता अंगदोरजी के प्रति आदर भाव से झुकी। अंगदोरजी जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया और मुझे लक्ष्य तक पहुंचाया। मैंने उन्हें बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की दूसरी चढ़ाई चढ़ने पर बधाई भी दी। उन्होंने मुझे गले से लगाया और मेरे कानों में फुसफुसाया, दीदी तुमने अच्छी चढ़ाई की, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तो लोग इनके शाबाशी दे रहे हैं या बधाई दे रहे हैं कि बहुत अच्छी चढ़ाई की, और वो लोग प्रसन्न हैं। कुछ देर बाद सोनम पुलजर पहुँचे और उन्होंने फ़ोटो लेने शुरू कर दिया। इस समय तक लाहाटू ने हमारे नेता को एवरेस्ट पर हम चारों के होने की सूचना दे दी थी। लाहाटू ने नेता को, जो लीडर थे, उनको सूचना दे दी थी कि ये 4 लोग एवरेस्ट पर पहुंच गए। तब मेरे हाथ में वॉकी टॉकी दिया गया। कर्नल खुल्लर हमारी सफलता से बहुत प्रसन्न थे। मुझे बधाई देते हुए उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहता हूँ। वे बोले कि देश को तुम पर गर्व है और अब तुम ऐसे संसार में वापस जाओगी जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम भिन्न होगी। तो उन्होंने इनका हौसला बढ़ाया, बधाई भी दिया, इनके माता पिता को भी बधाई दिया और कहा कि जब तुम यहाँ से नीचे अपने संसार में वापस जाओगी तो तुम एक डिफरेंट संसार ही देखोगे। तो यहाँ पर